नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इतिहास का सिलेबस क्या है। हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है ये चीज़ एक बार हम पूरा अच्छे तरीके से माइंड में बना लें तो वो बेहतर होता है। तो इसलिए हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में बस यही जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। हम इस पूरे वीडियो में हम प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन में, आधुनिक में, और इन सारी टॉपिक्स के बारे में हम एक बार एक ओवरव्यू अपना बना लेंगे। तो भारत का इतिहास, ये पीटी की बात हम कर रहे हैं। 10वीं तक जो भी आपने पढ़ा है उसको बेसिस बना लो, कुछ नई बातें इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये क्लियर नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन ये तो क्लियर है कि हमें भारत का इतिहास पढ़ना है। भारत का इतिहास में हमें प्राचीन इतिहास पढ़ना है। इसका जो काल खंड हम लेकर के चलेंगे 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक। बीसी और एडी का मतलब तो आप सब जानते होंगे। जीसस के जन्म के पहले को गणना में हम बीसी कहते हैं और जीसस के जन्म के बाद की गणना को हम एडी कहते हैं। ये लैटिन वर्ड है, जीसस के बाद होता है, आफ्टर जीसस होता है। ये कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में हम 5,12,000 साल का इतिहास पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें लगभग 10 टॉपिक पढ़ना है। अभी हम इस पे बात करेंगे, पहले थोड़ा सा सिलेबस को हम एक बार ब्रेक कर दें। इसके बाद हमें मध्यकालीन भारत पढ़ना है, ठीक है। ये आप लगा लो लगभग 1200 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक। ये जो मैं कह रहा हूँ 1200 ईस्वी फिर 1750, इसको काल विभाजन कहते हैं इतिहास में। प्राचीन काल, मध्यकाल, ये जो विभाजन का आधार होता है कि ऐसा नहीं होता कि 1200 एकदम एग्जैक्ट होता है। ये 1000 ईस्वी भी हो सकता है, ये 750 ईस्वी भी हो सकता है। ये सब अब एकेडमिक का टॉपिक होता है, जीएस का नहीं। आपको इससे कोई बहुत मतलब नहीं होता है। मैं 750 को मानूँ या मैं 1000 को मानूँ या मैं तीनों को मान सकता हूँ। इसको हम कहते हैं कि प्रीडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, जो एकेडमिक्स वगैरह में पढ़ना होता है। थोड़ा बहुत ऑप्शनल के स्टूडेंट को भी जानना चाहिए। मध्यकालीन भारत, इसमें ब्रॉडली हमें 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं, 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक दिल्ली सल्तनत, एक क्षेत्रीय राज और एक मुगल काल के बारे में। फिर हमारा आ जाता है आधुनिक भारत, 1750 से 1947, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। जो अभी हमारा जो लेक्चर होगा वो आधुनिक भारत पे ही होगा इसके बाद। फिर आधुनिक भारत का ही एक और पार्ट है 1947 से, आप मान करके चलो 1991 की कुछ महत्वपूर्ण घटना, जिसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, आज़ादी के बाद का भारत। कभी कभी 1-2 वर्षों के अंतराल पे यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव में। और एक हमारा जो खंड और इसमें आप बना सकते हैं वो है समसामयिक संस्कृति के बारे में। क्या? समसामयिक संस्कृति। आपने देखा होगा कि चौरी चौरा का जो कांड करके एक न्यूज़ में आया था, तो उसमें बड़ा बवाल हुआ कि हम चौरी चौरा को कांड नहीं कहेंगे, उसको, उस घटना को। तो पूरे साल में इतिहास की जो भी घटनाएं होती हैं वो आपको न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। आप उस बारे में बातचीत करते रहेंगे और उसको भी हम कवर करते रहेंगे। और कुछ हमारी स्पेशल क्लासेस भी होंगी आने वाले समय में, करंट वाली, तो उसमें हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। जो न्यूज़ रहता है वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे इस बारे में पूरा। तो जैसे हमने कहा कि भारत का इतिहास तो वैसे तो एक खाका बनता है कि हमें यहीं तक पढ़ना है, इसके आगे नहीं जाना है। बट प्रश्न पत्र को देखोगे आप ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये भी आपको पढ़ना चाहिए और ये भी पढ़ना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि एग्जैक्ट सिलेबस की समझ बहुत ज़रूरी है। कितनी भी आप जो नई किताबें हैं ना, उसमें 47 के बाद के डेवलपमेंट को भी ऐड किया गया है।
एटलीस्ट 64 तक के डेवलपमेंट को बहुत आराम से ऐड कर लिया जाता है मॉडर्न इंडियन में। तो हमें थोड़ा अपना दायरा बढ़ाना होता है उसमें, और समसामयिक संस्कृति पर भी थोड़ा हमें पढ़ना होता है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो एक तो पहली बात बताई कि हमें पढ़ना क्या है। ये जो मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे ना अभी, इसके दो भाग होंगे। पहला भाग होगा 1750 से 1857-58 तक, और दूसरा पढ़ाएंगे हम आपको 1858 से 1947 तक। ये जो सेकंड भाग है ना मॉडर्न इंडिया में, इसी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अलग से लिखने का मतलब क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में इसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पिछले 40-50 वर्षों का आप यूपीएससी का और पीसीएस का जो अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, तो वहाँ आपको देखोगे कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है प्रीलिम्स में, जो पूछे गए हैं, वो इसी से पूछे गए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से। सिलेबस में भारत का इतिहास तो पढ़ना हमें पूरा है। हमने क्या कहा आपको कि सिलेबस में अलग से उसको हाईलाइट किया गया है, तो थोड़ा सा हम इसको अलग से ज़्यादा ध्यान देंगे इस पर। ट्रेंड भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इससे पूछे गए हैं, तो कोई बुराई भी नहीं है पढ़ने में। समझ में आ रही है बात सभी को। तो प्रारंभिक परीक्षा में हमें किस तरीके से प्लान करना है, ठीक है, ये बात हम जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है सभी को? एक बार आप कमेंट करके बता दो मुझे। विश्व इतिहास पूरे सिलेबस में यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो विश्व इतिहास प्रारंभिक परीक्षा में, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे नेपोलियन हम पढ़ रहे हैं फ्रांस के इतिहास में, 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म, और इस तरीके से हम अगर पढ़ते हैं इटली फ्रांस के पास में उसके आसपास जो है ये द्वीप पड़ेगा, तो उससे कोई बहुत मतलब नहीं है हमें नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ने 40 लड़ाइयाँ लड़ी, नेपोलियन ने रिफॉर्म किए, ठीक है। बहुत सारे तमाम उसके बारे में तथ्य आते रहते हैं, अलग अलग, एल्वा द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, जो उसकी पत्नी का नाम था, बहुत मतलब बहुत सारे इतिहास के ऐसे चीज़ें आपको आती रहेंगी, तो बहुत मतलब नहीं है इन चीज़ों से आपका। तो मॉडर्न इंडिया में हम कुछ भी पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था, तो दुनिया की घटनाएं हमें जो है वो प्रभावित करेंगे, तो विश्व इतिहास का संदर्भ आता रहेगा। किताबों में भी जो हम रिकमेंड करेंगे उसमें विश्व की कोई ना कोई घटनाओं से जोड़ के पढ़ना होता है उसे। तो जब जब जो जो घटनाएं आएंगी मैं समझा दूंगा आपको, आप उस हिसाब से उसको जोड़ने लग जाएंगे, वो इसका हिस्सा होता है। क्लियर है सभी को? एक बार क्लियर है तो आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे, और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जब मैं अब टॉपिक शुरू करूँगा ना, तो मैं प्रॉपर बोलूँगा, आपको बता करके आपको परिचय सा भी दे रहा हूँ मैं आपको। तो एक बात हो गया, इसकी सिलेबस क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस 20-20 प्रश्न पूछे गए हैं। अभी जो लास्ट पेपर हुआ है लगभग करीब 19-20 प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास के। एग्जाम्पल के तौर पर 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 15-16 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आधुनिक भारत जो है आपका, एक माना जाता है मोटे तौर पर कि लगभग 8 से 9 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। इस वाले खंड से कोई 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। मध्य प्राचीन भारत से लगभग 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, और इससे आपका 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ये जो ट्रेंड मैं बता रहा हूँ 16 प्रश्न में, कि लगभग प्राचीन भारत से लगभग 3 प्रश्न, पीटी की बात कर रहा हूँ, मेंस में सॉरी मध्यकालीन भारत में, और मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में, ये ट्रेंड मैं बता रहा हूँ 2018 तक। 2018 तक, उसके पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपीएससी में, यही ट्रेंड रहा है। 19 में एक मैसिव चेंज हुआ 2019 में, और प्राचीन भारत से 8-9 प्रश्न पूछ लिए गए। प्राचीन भारत से लगभग 8-9 प्रश्न पूछ लिए गए, ठीक है। 2019 में एक मैसिव चेंज हुआ, और मध्यकालीन भारत से 8-9 प्रश्न पूछ लिए गए।
और 2020 में एक मैसिव चेंज हुआ, प्राचीन भारत से 8-9 प्रश्न पूछ लिए गएंगे। आपको ध्यान रहे ना रहे छोड़ दो, अब बताने का मकसद क्या है। यदि हम ये मान के बैठ जाएं कि केवल हमें मॉडर्न इंडिया पढ़ के जाना है, तो 2019 और 20 में जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स में अपीयर होंगे या उसके बाद अपीयर होंगे 2024-25 में, तो शुरू में हमने क्या कहा कि सिलेबस कहता है कि पूरा पढ़ो, तो पूरा पढ़ो ना आप। तो सोचो आप पिछले 30 साल में जहाँ ट्रेंड नहीं था वहाँ से क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, क्यों? क्योंकि सिलेबस में दिया गया है पढ़ने के लिए। तो हम घर बैठे यदि आकलन कर लें कि हमें ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, तो ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। दूसरा, जो पीटी के बारे में अक्सर आप सुनोगे कि प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादातर संस्कृति के सवाल आते हैं। संस्कृति की जो गोरख धंधा है, जो राम कहानी है, वो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, पर संस्कृति वर्ड प्रारंभिक परीक्षा में कहीं भी लिखा नहीं गया है। इसलिए केवल सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलना है, सिलेबस को सामने रख करके आपको प्लान करना है। मैं रख के आपको पूरा सिलेबस बता रहा हूँ। कंक्लूजन क्या है कि मैं कंक्लूड कर दूँ आपको कि ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास में आपको क्या पढ़ना है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और ये सब भी छोटे छोटे खंड आपको पढ़ने हैं। नंबर 2, एग्ज़ाम में कंसिस्टेंट 15, 16, 17 प्रश्न उससे अधिक पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी में। अब तक ट्रेंड ये था कि मॉडर्न इंडिया से अधिक पूछे जाते हैं, बट पिछले 2-3 वर्षों में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा आधुनिक भारत की तुलना में। क्यों? क्योंकि सिलेबस का वो सब भी उतना ही पार्ट है जितना आधुनिक भारत है। 3 बातें मैंने बताई, क्लियर है सभी को? पर कमेंट कर दीजिए जो 3 बातें मैंने क्लियर करी। जो निष्कर्ष क्या है कि हम पूरा पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, बट पढ़ेंगे पूरा सिलेबस। एक बार सब कुछ क्लियर हो तो आप चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा आपको। आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम देख लेंगे आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेंस के सिलेबस में भी आऊँगा मैं। जरा सोर्स में आपको बता दूं जो कॉमन होगा। अभी जो मॉडर्न इंडिया के लिए बता रहा हूँ, लिख सकते हो तो आप लिख ही लो, ज़्यादा बेहतर होगा। आधुनिक भारत के लिए वाली जो क्लासेज होंगी, इसमें हम विपिन चंद्र की एक किताब आती है, आधुनिक भारत, है ना। अगर हम इसके सोर्स की बात करें, अब दुकान पे जाइएगा, विपिन चंद्रा वाली किताब वो आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ हमारा क्लास लेक्चर आप डेली लेंगे, जो मैं आपको कराऊंगा। इसका आप नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। आप मान करके चले कि 80 से 90% आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी, क्लास लेक्चर से ही। मतलब जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा जो नोट्स मिलेंगे, जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसके थ्रू और हमारे क्लास लेक्चर के थ्रू आपका 80 से 90% काम हो जाएगा। इसके इतर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा वाली किताब और स्टडी मटेरियल। और मैं हर टॉपिक में आपको बताऊंगा कि जो भी 15-16 टॉपिक है हमारे मॉडर्न इंडिया के, हर टॉपिक में बताऊंगा कि मेरे साथ साथ आप चाहो तो इस टॉपिक में बिपिन चंद्रा की ये किताब पढ़ सकते हो, या हमारे जो इंस्टीट्यूट का नोट्स है उसमें ये है। मैं हर टॉपिक में क्लियर कर दूंगा आपको, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप उसको पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन क्लास को आपको मिस नहीं करना है, आपको डेली क्लास लेना है। आपकी पूरी 80 से 90% तैयारी उसी पर बेस्ड होगी। आप उतना अगर आप एग्ज़ाम में लेके चले जाओगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा करोगे। बट मॉडर्न इंडिया में इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बट एक जैसे कि एक हमने अपर लिमिट खींच दी कि मैक्सिमम आपको क्या पढ़ना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्पेक्ट्रम की गाइड आती है या किताब कह लो पढ़ते होंगे, सुना भी होगा बहुत लोगों से। ये बहुत सारे किताबों का संकलन है, एक नोट्स जैसा ही है, अच्छा संकलन है, कोई बुराई नहीं है। ये बहुत सारी किताबों का एक संकलन है। आप इसको रेफरेंस के तौर पर कभी कभार यूज कर सकते हो, कुछ देखना हुआ, जानना हुआ। क्लियर है?
रेफरेंस के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ सर्च करने का मन हुआ, प्रायः हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो कभी कभी किताब पे भी सर्च करने की आदत डालनी है। गूगल की ऑथेंसिटी हर बार आप चेक नहीं कर पाएंगे, सोर्स सही है या गलत है, तो ये एक बड़ी चुनौती होती है। तो आप एक किताब रखिएगा अपने पास। और जिन स्टूडेंट्स ने यदि मान लो स्पेक्ट्रम को पढ़ रखा है 1 बार 2 बार 4 बार कई बार, तो वो क्लास लेक्चर और स्पेक्ट्रम पर ही ध्यान देंगे। वो फिर बिपिन चंद्रा को नहीं पढ़ना है, या फिर स्टडी मटेरियल को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। आप किसी भी इन तीनों में से किसी भी सोर्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप तीनों को भी पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई बुराई नहीं। मैं बस आपका समय ना खराब हो, समय को बचाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बट आपको ध्यान से चीज़ों को पढ़नी पड़ेंगी, ध्यान से क्लास लेक्चर को सुनना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपकी तैयारी बेस्ट चलेगी हमारे क्लास लेक्चर के थ्रू। मैं अपने क्लास के साथ आपको हर एक दिन बताऊंगा। आप बिपिन चंद्रा पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो या मटेरियल पढ़ो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कोई एक पढ़ सकते हो आप, क्लियर है। ये भी बहुत डिटेल में एक तरीके का नोट्स है, स्पेक्ट्रम गाइड किताब, जो भी आप कहना चाहो कह लो। लोग पढ़ते हैं, बड़ी संख्या में लोग पढ़ते हैं। आप रख सकते हो अपने पास, या आपने इसको पढ़ रखा है, तब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिपिन चंद्रा पढ़ो। आप बस क्लास लेक्चर को बेस बना के इसी को पढ़ लेना, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप छोड़ देना। अभी आप कमेंट मत करिए, अभी हम बाद में आपके सवालों का जवाब देख लेंगे, ठीक है। प्लीज आप क्लास में चलते क्लास में कमेंट ना करा करें। वहीं हम अगर ये आधुनिक भारत का हो गया, ठीक है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो आप